नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कीज टू सक्सेस में। आज का हमारा टॉपिक है एमपीटीईटी परीक्षा 2022 में जो होने वाली है उसके लिए यूनिट वाइज एमसीक्यू लेके आए। तो सबसे पहला जो सब्जेक्ट हमने उठाया है वो बाल विकास है, ठीक है। इसकी पहली यूनिट क्या है? बाल विकास की अवधारणा और इसका अधिगम से संबंध। ठीक है, यूनिट वाइज एमसीक्यू देखेंगे, जितने भी एमसीक्यू मिल सकते हैं उतने एमसीक्यू करवाने की कोशिश करेंगे। तो पहला वीडियो जो हम बना रहे हैं वो छोटा ही रखा गया है और एमसीक्यू भी ज़्यादा नहीं रखे गए, ठीक है। ये इसलिए ऐसा किया गया है क्योंकि अगर आप लोग की इच्छा है कि इससे संबंधित वीडियो लेके आने हैं तो प्रॉपर तरीके से लाइक और शेयर करना होगा वीडियो को, क्योंकि हम भी मेहनत कर रहे हैं, हम टाइम दे रहे हैं किसी चीज़ को। तो आप लोग को उसके लिए थोड़ा सोचना चाहिए कि सामने वाला इतनी मेहनत कर रहा है आप लोग के लिए, लेकिन उसे आप लोग ना तो लाइक करते हैं ना तो शेयर करते हैं। ऐसे में क्या सामने वाले का मोरल डाउन होता है, तो फिर वीडियो बनाने की कोशिश वो छोड़ देता है। आप सभी को सोचना चाहिए कि जब तक आप लोग प्रॉपर सपोर्ट नहीं देंगे तो बंदा उस टॉपिक के ऊपर वीडियो क्यों बनाएगा। तो आप लोग प्रॉपर तरीके से लाइक और शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। कमेंट में आप अपनी राय भी दे सकते हैं, कोई क्वेश्चन है तो वो क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। सारी क्वेरी का जवाब हम देते हैं। एमपीटीटी परीक्षा के लेकर के जो हमने फॉर्म के ऊपर और जो सिलेबस के ऊपर वीडियो बनाया था उसमें जितने भी कमेंट आए सभी का हमने प्रॉपर तरीके से रिस्पॉन्स दिया है। आप सभी लोग जा करके देख सकते हैं। लेकिन उस वीडियो को तब भी लाइक उतने खास नहीं मिले जितने की व्यूज़ आए। एटलीस्ट उसका 50% लोग तो लाइक कर सकते हैं, ठीक है। तो हम कोशिश करेंगे कि यूनिट वाइज एमसीक्यू लेके आएँ। और पहला बाल विकास अगर हमने उठाया टॉपिक तो उसको जल्दी से जल्दी कवर कराने की कोशिश करेंगे, ठीक है। बस अर्थ है आप लोग अच्छे से रिस्पॉन्स हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का वीडियो शुरू करने से पहले बता दें कि ये देखिए यूनिट वाइज पहली यूनिट क्या है, ये आपको सिलेबस दिख रहा है, ठीक है। ये सिलेबस डाउनलोड किया गया है पीईबी की साइट से और हमारा जो टेलीग्राम का लिंक है, ग्रुप है, उस पर भी डाल दिया गया है। तो आप जाकर के देख सकते हैं। तो आपको पता है कि बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र जो अपना सब्जेक्ट है उससे 30 प्रश्न आएंगे, ठीक है। तो इसमें से 15 प्रश्न आपके ये यूनिट के दिख जाएंगे, ठीक है। ये यूनिट है, इसके आएंगे। और फिर जो इसका पार्ट बी है, समावेशित शिक्षा की अवधारणा एवं विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की समझ, इससे 5 प्रश्न आएंगे। और इसका एक और जो थर्ड पार्ट है, अधिगम और शिक्षा शास्त्र पेडागोजी, उससे 10 प्रश्न आएंगे। तो टोटल 30 प्रश्न हो जाते हैं, ठीक है। तो इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो देखते हैं। तो आज का हमारा जो पहली यूनिट कौन सी है, बाल विकास की अवधारणा और इसका अधिगम से संबंध, ठीक है। तो आइए ये एमसीक्यू देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, आपकी कक्षा में एक बालक बड़ों से तू तड़ाक करके बोलता है। बालक के इस अशिष्ट व्यवहार को दूर करने के लिए आप क्या उपाय करेंगे? ऑप्शन देख लीजिए। और ऑप्शन देखने से पहले बता दूं कि आपको ऑप्शन ऐसा लगाना है जो मोस्ट पॉजिटिव इम्पैक्ट करे। जिसका नेगेटिव इम्पैक्ट होगा या नेगेटिव इम्पैक्ट वाला जो ऑप्शन होगा वो कभी भी राइट नहीं हो सकता। आपको ये सोचना है, ठीक है। तो हमेशा पॉजिटिव इम्पैक्ट जो डाले बच्चे को लेकर के, बच्चे के मानसिक और शारीरिक स्थिति को लेकर के, तो ही वो पॉजिटिव आंसर ही राइट आंसर होगा, ठीक है। और एक और चीज़ बता देते हैं कि कोई भी एग्ज़ाम में अगर आपको सक्सेस पानी है तो उस एग्ज़ाम के लिए जो भी सिलेबस है, सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको ढेर सारे एमसीक्यू लगाने होंगे पर्टिकुलर टॉपिक के। जैसे मान लीजिए सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के पहले यूनिट जो हम करवा रहे हैं, है ना, बाल विकास से संबंधित और उसका अधिगम, तो उसके जितने भी एमसीक्यू मिल सकते हैं उतने लगाइए। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इस वीडियो में कम एमसीक्यू लेके आएँ और आपका रिस्पॉन्स ही सब कुछ बताएगा कि कैसे क्या चलाना है इस वीडियो को, ठीक है। तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू लगाएंगे तो क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। जब कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है और क्वेश्चन करने की संभावना सही ज़्यादा होती है, तो आपके एग्ज़ाम में अगर कोई भी क्वेश्चन आ रहा है तो आपके पास अगर ऐसे जैसे 100 क्वेश्चन आ रहे हैं मान लीजिए, तो उसमें से 90 to 95 क्वेश्चन ऐसे होने चाहिए जो आपने देखे हुए हो। तो ये देखे हुए क्वेश्चन कभी गलत नहीं होते, लेकिन जो क्वेश्चन आपने कभी देखा नहीं, कभी सुना नहीं, तो क्वेश्चन गलत होने की संभावना ज़्यादा होती है। तो 20% तक चल जाएगा, 10 से 20% तक चल जाएगा कि आपके एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन आए जो आपको नहीं सुने हो, नहीं बनते हो। लेकिन अगर 20% से रेशो अगर बढ़ता है तो जैसे जैसे ये रेशो बढ़ते चला जाता है वैसे वैसे आपके एग्ज़ाम में पास होने की संभावना कम होती रहती है। इसलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक के एमसीक्यू लगाने होंगे, ठीक है। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन के ऑप्शन दिखते हैं। बालक को सबके सामने प्रताड़ित करेंगे, जो कि आपको लगता है कि सही है क्या? नहीं हो सकता ना, क्योंकि उसके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट जाएगा। उसका अपमान करेंगे आप तो वो प्रतिशोध की भावना बढ़ेगी उसमें। नेक्स्ट है, बालक के माता पिता से उसे प्रताड़ित करने को कहेंगे।
तो किसी भी अगर आप कोई भी बच्चा कोई गलती कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसको प्रताड़ित करना या उससे सजा दिलाना ही एक सही ऑप्शन होगा। उसके प्यार से समझाया भी जा सकता है। बालक को समझाएंगे कि अपने से बड़ों को आप कहा जाता है, तथा साथ ही आप भी अपने से बड़ों से भूलकर भी तू तड़ाक नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये मोस्ट पॉजिटिव इम्पैक्ट कौन दे रहा है? आपको चौथा ऑप्शन पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, यही दे रहा है ना। आपको समझ में आ रहा है कि भाई उसको आपने समझा दिया कि अपने से बड़े जो होते हैं ना उनको आपको आप बोलना पड़ता है। ठीक है, साथ ही आप भी अपने से बड़े से भूलकर भी तू तड़ाक नहीं करेंगे। मतलब अगर देखिए बच्चा आपको देखकर ही सीखेगा। बच्चा अभी छोटा है, आप मान लीजिए हेडमास्टर है और अन्य टीचर से आप तू तड़ाक करके बात कर रहे हैं और बच्चों की मान लीजिए असेंबली हो रही है, तो ये जो तू तड़ाक वाले शब्द या उटपटांग जो भी शब्द आप लोग बोल रहे हैं अपने टीचर से, वो बच्चा सीखेगा। वो अपने दोस्तों में बोलेगा पहले, ठीक है, बच्चों में बोलने के बाद जब वो किसी सर को बोल सकता है, प्यून को बोल सकता है, एक बार किसी चीज़ का आश्रय मिल जाए तो वो उसके दिमाग में बसता चला जाता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें सोच समझ के काम कीजिएगा। चौथा ऑप्शन भी देख लीजिए, आप बालक को आप कहकर संबोधित करने लगेंगे। दो तरीके से आप किसी के व्यवहार को बता सकते हैं, या तो उसको तुरंत उसी प्रकार का जवाब दीजिए, लेकिन उसका हमेशा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, आपके और उसके बीच में। लेकिन एक दूसरा तरीका है कि आप पॉजिटिव रिस्पांस कीजिए उसका, तो वो बच्चे का या जो भी व्यक्ति है उसका दिल पिघलेगा और सोचेगा कि मैं तो इससे तू तड़ाक करके बात कर रहा हूँ ये, लेकिन ये मुझे कितना सम्मान देते हैं, तो मुझे भी इसी तरीके से व्यवहार करना चाहिए। तो बच्चा खुद भी सीख सकता। तो बच्चा की उतनी समझ नहीं होती है, इस वजह से बड़े तो आप सीख सकते हैं ऐसा जिनका दिल पिघल जाए, लेकिन बच्चों को आपको सिखाना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूर्व प्राथमिक शिक्षा ग्रहण करने के लिए उपयुक्त आयु क्या है, पूछा गया। ऑप्शन देखते हैं, 2 से 6 वर्ष, 12 से 18 वर्ष, 6 से 12 वर्ष और 18 से 25 वर्ष। इसमें कॉमन सेंस लगाएंगे आप पहले। 18 से 25 वर्ष हो सकता है कि नहीं? क्यों नहीं हो सकता? प्री प्राइमरी शिक्षा की बात की जा रही है। ठीक है, प्री प्राइमरी मतलब प्राइमरी स्कूल से भी पहले स्कूल की बात की जा रही। तो 12 से 18 वर्ष भी नहीं हो सकता, क्योंकि इस वर्ष तो 10th के आसपास बच्चा 9th 10th में होता है। 18 से 25 में तो आदमी ग्रेजुएशन कर रहा होता है। ठीक है, और 6 से 12 वर्ष की आयु में आदमी कौन सी क्लास में होता है? आपको पता होगा 4th से 5th स्टैंडर्ड के आसपास की बात होती। तो आपको ऑप्शन से देखेंगे तो 2 से 6 वर्ष ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि प्री प्राइमरी की बात करें, LKG UKG जो चीज़ होती है, ये नर्सरी होता है जिसे बोला जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको अप्रोच लेके चलना है। टाइम सफिशिएंट है, किसी भी क्वेश्चन को हल्के में लेकर के नहीं करना है, क्योंकि हल्के में लेने से क्या होता है, क्वेश्चन गलत हो जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से क्या मानव की ज्ञानेंद्री नहीं है, पूछा गया है। ऐसी इंद्री जिससे ज्ञान की प्राप्ति होती है उसे ज्ञानेंद्री बोलते हैं, और जिसकी कौन सी ज्ञानेंद्री नहीं है, पूछा गया है। ठीक है, तो ऑप्शन देखते हैं इसके, गला, नाक, आँख, जीभ। तो जीभ से भी आपको ज्ञान की प्राप्ति होती है। हर एक वस्तु का जो खाने लायक है उसका स्वाद पता चलता है। आँखों से भी आप देख करके पता लगाते हैं कि कौन कौन सी चीज़ क्या क्या होती है। नाक से भी आप पता लगाते हैं कि भाई किसका सुगंध कैसा आता है। सुगंध और दुर्गंध का ज्ञान होता है आपको, लेकिन गले से आपको किसी का ज्ञान नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, विकास के संबंध में निम्न में से क्या संबंधित नहीं है। विकास के संबंध की बात की जा रही है। तो ऑप्शन देखते हैं, कार्य क्षमता में वृद्धि, व्यवहार में परिवर्तन, स्वभाव एवं दृष्टिकोण में परिवर्तन और आकार में परिवर्तन। क्या नहीं होगा? आकार में परिवर्तन। लेकिन बाकी के ऑप्शन बिल्कुल होंगे। जैसे कार्य क्षमता में वृद्धि होगी विकास के संबंध से, व्यवहार में परिवर्तन होगा, स्वभाव और दृष्टिकोण में भी परिवर्तन होगा, लेकिन आकार में कोई परिवर्तन नहीं होता है। नेक्स्ट है, आप अपनी कक्षा में से कुछ छात्रों को चुनकर 6 महीने में उनमें होने वाले विकास की एक रिपोर्ट तैयार करना चाहते हैं, तो इसके लिए आप निम्न में से क्या चुनेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दे दिए गए हैं, देख लेते हैं कौन कौन से ऑप्शन क्या क्या बोले गए। तो पहला ऑप्शन है कि प्रत्येक माह उनकी लंबाई मापेंगे। ठीक है, दूसरा है कि प्रत्येक माह उनका वजन तोलेंगे। नेक्स्ट है, प्रत्येक माह उनके आकार में होने वाले परिवर्तन की जांच करेंगे। और प्रत्येक माह उनके रुचियों, आदतों, दृष्टिकोण, स्वभाव, व्यक्तित्व, व्यवहार आदि में होने वाले परिवर्तन की जांच करेंगे। तो मोस्ट पॉजिटिव आंसर कौन सा है, आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, और क्वेश्चन क्या बोला गया है एक बार उसे देख सकते हैं फिर से, कि 6 महीने में इसकी विकास रिपोर्ट देखना है। तो विकास रिपोर्ट में क्या सिर्फ शारीरिक चीज़ें ही आती है, मानसिक चीज़ें नहीं आती हैं, जो उसका व्यवहारिक दृष्टिकोण नहीं आता है। तो ये लंबाई, वजन, आकार, ये सब शारीरिक चीज़ है। लेकिन ये जो फोर्थ ऑप्शन है, रुचि, आदत, दृष्टिकोण, स्वभाव, व्यक्तित्व, व्यवहार,
ये संपूर्ण व्यक्तित्व का निर्माण करने वाली बातें हैं, ठीक है, जिसमें शारीरिक, मानसिक, व्यवहारिक सभी दृष्टिकोण शामिल होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? फिफ्थ होगा, ठीक है। ऐसी ही अप्रोच लेके चलना है आपको। आपका इंटेलेक्चुअल लेवल कब बढ़ेगा? जब आप चीज़ों को ज़्यादा डायमेंशन से सोचने लगेंगे। संकुचित सोच अगर आप रखेंगे तो उतने ही संकुचित आप सोचेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञानी व्यक्तियों के बीच में रहिए, ज्ञानी बातें करिए, जो ज्ञानी बातें करते हैं उनसे सुनिए। कभी भी उनसे अपने आप को कॉम्पीट करने की कोशिश ना करें। जो व्यक्ति आपको पता है, आपको पता चल जाएगा कौन आपसे ज़्यादा जानता है, तो उससे जा कर के आप अपना ईगो मत लड़ाइए। वो व्यक्ति जो आपसे कुछ कह रहा है तो उसकी बातें सुनिए, जो बातें सुनने लायक है वो सुनिए और काम कीजिए उसके ऊपर। और हमेशा अपने ज़िंदगी में कंपटीशन की भावना को जगाए रखिए कि किसी व्यक्ति को किसी चीज़ का ज़्यादा नॉलेज है तो क्यों नॉलेज है, और क्यों नॉलेज है, क्योंकि उसने ज़्यादा वो काम किया होगा उस चीज़ के ऊपर। तो आपको भी अपनी ज़िंदगी में हर एक टॉपिक के ऊपर काम करना चाहिए जो आपकी रुचि के अंतर्गत आता है या फिर आपके प्रोफेशन के लिए काम का हो। तो क्या होगा? आपका इंटेलेक्चुअल लेवल, बौद्धिक क्षमता बढ़ जाएगी, तो आपको चीज़ों को डील करने की क्षमता भी बढ़ेगी। न सिर्फ आपके प्रोफेशन में बल्कि आपकी जो प्राइवेट लाइफ है, ये जो प्रैक्टिकल लाइफ है, उसमें भी काम में आएगा, ठीक है। तो 6 क्वेश्चन देखते, आप अपनी कक्षा के बच्चों में ईमानदारी की शिक्षा देना चाहते हैं, इसके लिए आप क्या करेंगे? अब ऑप्शन देख लेते हैं। ईमानदारी की शिक्षा देने की बात की जा रही है बच्चों को, ठीक है, अपनी कक्षा के बच्चों को। तो अपनी कक्षा के बच्चे मतलब आपके भी बच्चे, ये मान लीजिए, उसी हिसाब से आपको सोच के चलना चाहिए। तो इसका ऑप्शन देखते हैं। बेईमान बच्चों को कठोर दंड देंगे, बच्चों के समक्ष ईमानदारी के महत्व पर विस्तार पूर्वक प्रकाश डालेंगे, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन है ईमानदार बच्चों को पुरस्कृत करेंगे। नेक्स्ट है बच्चों को ईमानदार व्यक्तियों की सफलता के उदाहरण देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? आप लोग बताइए। ईमानदार बच्चों को पुरस्कृत करेंगे। अब ऐसा क्यों करेंगे? तो देखिए, बेईमान बच्चों को कठोर दंड देंगे, एक ऑप्शन हो सकता है, लेकिन इसका बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा बाकी चीज़ों पर, क्योंकि जो जो लोग बच्चे ईमानदार हैं उनको इससे कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, ठीक है। बेईमान बच्चे को तो डर पैदा हो जाएगा कि यार मैं ऐसा काम नहीं कर रहा हूँ तो मुझे मारपीट पड़ेगी, है ना, तो मुझे काम करना चाहिए, उनके जीवन में सुधार हो जाएगा। लेकिन ईमानदार बच्चों को जो कार्य क्षमता उसमें कोई वृद्धि नहीं होगी, ठीक है। उसका सेकेंड ऑप्शन है कि बच्चों के समक्ष ईमानदारी के महत्व पर विस्तार पूर्वक प्रकाश डालेंगे। ईमानदारी एक दृष्टिकोण है, ठीक है, उस दृष्टिकोण से आप बच्चों के समक्ष एक विस्तारपूर्वक टॉपिक, जैसे कोई टॉपिक है तो उसका विस्तारपूर्वक वर्णन कर सकते हैं कि आपको हर एक पहलू पर, हर एक कार्य पर कैसे पेश आना चाहिए, वो एक लक्षण आप पैदा कर सकते हैं। लेकिन व्यक्ति में सारी बातें आप समाहित नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ईमानदारी एकमात्र लक्षण नहीं है जो उस बच्चे में होना चाहिए, और भी लक्षण होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद क्या है? ईमानदार बच्चों को पुरस्कृत करेंगे। अब ऐसा करने से क्या फ़ायदा होगा? जो बच्चे देखिए, बच्चे ईमानदार भी हो सकते हैं, बेईमान भी हो सकते हैं। तो जो ईमानदार बच्चा है उसको आप पुरस्कृत करेंगे तो क्या होगा? अब पुरस्कृत में कुछ भी हो सकता है, आप चॉकलेट दे सकते हैं, कोई राशि दे सकते हैं, कोई सर्टिफिकेट दे सकते हैं, किसी प्रकार का प्रेज कर सकते हैं, प्रशंसा कर सकते हैं उसकी। सभी के बीच में जैसे 100 बच्चे की क्लास है, तो 100 बच्चों की क्लास में अगर किसी 2 व्यक्ति को प्रेज किया जा रहा है, मतलब उसकी प्रशंसा की जा रही है, तो जो 98 बच्चे हैं वो उनसे प्रभावित होंगे कि यार ये बच्चे ने ऐसा काम किया है तो इनको ऐसी चीज़ मिलेगी, क्यों ना। तो इसमें 98 में से अगर 80 बच्चे भी इस चीज़ से प्रभावित होकर के कुछ अपनी ज़िंदगी में, अपने कार्य क्षमता में वृद्धि करते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होगा? उनकी लाइफ में पॉजिटिविटी बढ़ेगी, और वो तो उनके जो कार्य क्षमता में वृद्धि होगी, और जो उनमें गुणों की समावेश होना चाहिए वो गुणों का समावेश भी होगा। तो मोस्ट पॉजिटिव आंसर क्या हो जाएगा? ईमानदार बच्चों को पुरस्कृत करेंगे। और जो फोर्थ ऑप्शन है, बच्चों को ईमानदार व्यक्तियों की सफलता के उदाहरण देंगे, तो एक ये पहलू हो सकता है, लेकिन इससे सभी के ऊपर इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है कि जैसे मान लीजिए 10 लोग हैं, जैसे आप ही लोग सोच लीजिएगा, अपने घर में आप लोग बात करते हैं, जैसे 4 व्यक्ति बैठे हैं आपके घर में, तो 4 व्यक्ति में से कितने लोग आपकी बातों पर ध्यान दे रहे होते हैं किसी बात को लेकर के? इसमें से 2 लोग ध्यान देंगे, लेकिन 2 लोग ध्यान नहीं देंगे। तो किसी के बारे में अगर कुछ बताने पर 2 ही व्यक्ति ध्यान दे रहे, 4 बच्चों की क्लास में, तो आप कैसे मान सकते हैं कि 50 बच्चों के क्लास में सभी के सभी बच्चे ध्यान देंगे? नहीं हो सकता, ऐसा पॉसिबल है ना। लेकिन ईमानदार पुरस्कृत एक राशि होती है, एक आप उसको प्रत्यक्ष रूप से उदाहरण है हो रहा है उसके सामने कि ऐसा करने से ऐसा हो रहा है, तो वो उस चीज़ को ज़्यादा सीखता है, ठीक है। विकास की सबसे जटिल अवस्था कौन सी होती है, पूछा गया। ऑप्शन देख लेते हैं। शैशव काल, किशोरावस्था, युवा प्रौढ़ावस्था, वृद्ध प्रौढ़ावस्था, ठीक है।
तो आपको पता होना चाहिए कि शैशव काल क्या होता है, किशोरावस्था क्या होती है, युवा प्रौढ़ावस्था क्या होती है, वृद्ध प्रौढ़ावस्था क्या होती है। तो सबसे जटिल अवस्था पता करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि मनुष्य की अवस्थाएं कितनी होती है। जीवन की 7 अवस्थाएं होती है। सबसे पहली अवस्था हो जाएगी गर्भावस्था, जब शिशु गर्भ में होता है, ठीक है। दूसरा हो जाएगा शैशव अवस्था, जिसमें 0 से 5 वर्ष तक की आयु होती है, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा बाल अवस्था, जिसमें 5 से 12 वर्ष की आयु तक का बच्चा होता है, ठीक है। उसके बाद क्या कौन सी अवस्था आती है, किशोरावस्था आती है, जो कि 12 से 18 वर्ष की आयु उम्र होती है इसमें, ठीक है। फिर उसके बाद आती है युवा अवस्था, जो कि 18 से 25 वर्ष तक की उम्र होती है जिसमें, ठीक है। फिर उसके बाद आएगा प्रौढ़ावस्था। प्रौढ़ावस्था की 25 से होती है 55 तक। और फिर उसके बाद अंतिम अवस्था होती है वृद्धावस्था, ठीक है। वृद्धावस्था होती है 55 वर्ष से मृत्यु तक। तो ये 7 अवस्थाएं होती है मनुष्य की। तो सबसे ज़्यादा जटिल अवस्था कौन सी हो जाएगी, इसमें होगी सबसे ज़्यादा जटिल अवस्था किशोरावस्था। 12 से 18 वर्ष की उम्र में बच्चे का दिमाग भी विकसित होता है, शरीर भी विकसित होता है, उसे कुछ चीज़ों की बातों को ज्ञान भी होने लगता है। तो इस उम्र में व्यक्ति को समझाने में थोड़ा सा कठिनाई होती है। लेकिन इस समय जो व्यक्ति ज़्यादा समझ जाता है, जो बच्चे ज़्यादा अच्छे से समझ जाते हैं, चीज़ों को एनालाइज करने लग जाते हैं, उसी का आगे चल के अच्छा फ्यूचर बनता है, ठीक है। नेक्स्ट है, मैं कौन हूँ, क्या हूँ, मैं भी कुछ हूँ आदि ऐसी प्रबल विकास की किस अवस्था की ओर इंगित करती है। ऑप्शन देखते हैं, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, बाल्यावस्था। तो ऐसी भावना कब पैदा होती है, किशोरावस्था में, ठीक है। जब आप अपने घर ये आप अपने घर पे ही आजमा सकते हैं। जब 12 से 18 वर्ष का बच्चा हो जाता है, ठीक है, तो आप उसे कुछ काम देते हैं या किसी चीज़ को करने को कहते हैं कि आप ऐसे कपड़े मत पहनिए, आप यहाँ मत जाइए, आप वो मत खाइए, आप ये मत खेलिए, आप उतना टीवी मत देखिए। तो बच्चा रिस्पॉन्स करने लगता है इस समय कि क्यों नहीं करूँ, क्या हो जाएगा इससे, मेरी भी तो इच्छाएं हैं। ये सब बातें जब मैं कौन हूँ, मैं नहीं कर सकता क्या अपने मन से, ये सब बातें जब करने लगता है व्यक्ति, तो कब कौन सी अवस्था में होता है, वह किशोरावस्था में होता है, ठीक है। इसका नेक्स्ट है कि जब किसी किशोर में किसी वस्तु, समस्या या परिस्थिति के निजी स्तर पर निर्णय लेने की क्षमता का विकास परिपक्व होने लगता है, तो इस विकास को क्या कहते हैं, पूछा गया है। परिपक्वता, संज्ञानात्मक विकास, आध्यात्मिक विकास, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, संज्ञानात्मक विकास, ठीक है। वो उस बात का संज्ञान लेने लगा है। संज्ञान लेने लगा मतलब उसमें रुचि लेने लगा है, उसके बारे में सोचने लगा है, और उसके बारे में निर्णय लेने भी लगा है। ये तीनों पहलू जिसमें शामिल होते हैं उसे कहते हैं संज्ञानात्मक विकास। नेक्स्ट, मानव विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, यह विचार संबंधित है। ऑप्शन देख लेते हैं। अंतः संबंध का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत और अंतः क्रिया का सिद्धांत। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, निरंतरता का सिद्धांत हो जाएगा, ऑप्शन बी, ठीक है। अब ऑप्शन यहाँ पे आप जब पढ़ रहे थे तब आपको समझ में आ जाता पढ़ते समय कि मानव विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, तो इससे संबंधित क्या होगा, निरंतरता का सिद्धांत, जो लगातार चलती रहती है, ठीक है। इससे भी आप पकड़ सकते हैं, थोड़ा कॉमन सेंस वाली बात हो जाती है यहाँ पे। नेक्स्ट है मानव विकास। मानव का विकास निम्न में से किस पर निर्भर होता है, पूछा गया। उसकी वृद्धि, उसके वातावरण, उसकी बुद्धि, उसकी वृद्धि और वातावरण से मिलने वाली परिपक्वता पर। तो देखिए यहाँ पे 3 ऑप्शन तो अलग अलग चीज़ दे दी गई, लेकिन फोर्थ जो ऑप्शन है आपको ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट डाल रहा है कि इसमें वृद्धि की बात कर रहे हैं, वातावरण की भी बात कर ले, और वातावरण से जो मिलने वाली उसकी परिपक्वता है उसकी बात की जा रही है, ठीक है। तो ऑप्शन क्या होगा, राइट आंसर डी होगा, ठीक है। इसी प्रकार से हैंडल करना है। इसका नेक्स्ट है और आज का लास्ट एमसीक्यू देख लेते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर के बालक की विशेषता नहीं है, पूछा गया है। कार्यों कार्यों को शीघ्रता से करना, डेटिंग करना, विभिन्न प्रकार के व्यवहार का प्रदर्शन करना, सफलता को अनुभव करने की चाह रखना। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया, एक बार फिर से देख लीजिए। उच्च प्राथमिक स्तर के बालक की विशेषता नहीं है, उच्च प्राथमिक स्तर की बात की जाए, ठीक है। तो इसकी विशेषता क्या नहीं हो जाएगी, एक ही दिख रहा है जिसमें जो नेगेटिव ज़्यादा दिख रहा है, डेटिंग करना। डेटिंग करना उच्च प्राथमिक स्तर के बालक की विशेषता नहीं है, ये जो ग्रेजुएट हो जाते हैं बच्चे उनकी विशेषता है, ठीक है। वो लोग करते हैं ये सब, तो वो एक उम्र होती है, उस उम्र में ये करते हैं बच्चे, ठीक है। लेकिन ये
बिल्कुल भी उच्च प्राथमिक स्तर के बालक की विशेषता नहीं होगी। ठीक है, मोस्ट नेगेटिव इम्पैक्ट देता है। तो वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक और शेयर करके बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। कमेंट करके आप बता सकते हैं कि वीडियो कैसा लगा है, और इसके यूनिट वाइज एमसीक्यू लाने हैं या नहीं लाने हैं, और नहीं लाने हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं कि सर मत लाइए, हम लोग नहीं देखेंगे वीडियो। आप अपनी मेहनत को ज़ाया मत कीजिए, कोई और टॉपिक के ऊपर आप वीडियो बनाइए जिससे कि जो बच्चे देखना चाह रहे हैं दूसरे सब्जेक्ट के, दूसरे एग्ज़ाम वाले, उनके लिए बनाइए, हमारे लिए मत बनाइए, क्योंकि हम नहीं देखेंगे, ना ही हम सपोर्ट करेंगे, ना ही हम वीडियो को लाइक करेंगे। ठीक है, तो ऐसा रहेगा तो हम आपकी बात मान लेंगे। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।